Hello guys, welcome to my YouTube channel. So today I am uploading the video about न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन. होता क्या है न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन? सबसे पहले इसकी एक बेसिक जो डेफिनेशन है उसको मैं बता देती हूँ. द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स थ्रू साइनेप्स एंड न्यूरो इफेक्टर जंक्शन बाय द रिलीज ऑफ ह्यूमोरल. ह्यूमोरल का मतलब होता है केमिकल. इस वर्ड से आपको पता चल रहा है न्यूरॉन के अंदर केमिकल्स का ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस है उसी को ही हम कहते हैं न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन. डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है. ये जो ट्रांसमिशन है ये कंडक्शन के थ्रू होता है. कंडक्शन का क्या मतलब होता है? कंडक्शन का मतलब होता है कि एक इम्पल्स एक्सोन और मसल फाइबर के अलोन इम्पल्स का क्या हो रहा है? पैसेज हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, उसको हम कह रहे हैं कंडक्शन. होता क्या है, जो हमारी न्यूरॉन होती है, नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स होती हैं हमारे ब्रेन में. न्यूरॉन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं साइनेप्स. साइनेप्स के थ्रू ह्यूमोरल केमिकल का क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन. इस तरह से न्यूरॉन होती है. एक्सोन से हमारी जो है वोल्टेज जनरेट होती है. एक्सोन से हमारी वोल्टेज जनरेट होती है और ये जो वोल्टेज है, ये जो इम्पल्स जनरेटिंग है, इनका कंडक्शन होता है थ्रू साइनेप्स. साइनेप्स के थ्रू क्या होता है? कंडक्शन होता है. एंड जो वोल्टेज डिपेंडेंट जो है चैनल्स हैं हमारे वो ओपन होते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या होता है? रिलीज़ होता है. तो इस तरीके से होता है. इसके अंदर मैं सबसे पहले मैं बात करती हूँ. जैसे मान लीजिए कोई भी हमारी सेल है, ये मैं सेल सरफेस की बात कर रही हूँ. इसके बीच ये हमारी सेल है, तो ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया एंड ये हो गया हमारा इंट्रा सेलुलर एरिया. यहाँ मैं न्यूरॉन्स की सेल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है. ये जो बीच में है ये है हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस, या मैं कहूँ ये सेल सरफेस है, ठीक है. एंड ये है हमारा इंटरस्टिशियल सरफेस, ठीक है. हमारी जो सेल है, सेल के बाहर बहुत सारे कैटायंस और एनायंस प्रेजेंट हैं. यहाँ सोडियम आयंस ज़्यादा होते हैं सेल के बाहर, कैल्शियम आयन ज़्यादा होते हैं. ये हमारे कैटायंस हैं. सेम ऐसे ही क्लोराइड एनायंस चैनल भी प्रेजेंट होते हैं. ये एनायंस हैं, ये सेल सरफेस के बाहर जो प्रेजेंट होते हैं. सेम ऐसे ही सेल के अंदर हमारा जो है पोटाशियम आयन ज़्यादा होते हैं और कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होते हैं. नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स, ठीक है. होता क्या है, ये जो आयंस हैं इनका मूवमेंट होता है. इन आयंस का मूवमेंट होता है अक्रॉस दिस सेल सरफेस, ठीक है. चाहे तो ये अंदर इंट्रासेलुलर की साइड मूव करेंगे. इनका अंदर की तरफ मूव करना, इंट्रासेलुलर साइड मूव करना, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लक्स. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि सोडियम क्या करेगा? सोडियम इन्फ्लक्स शो करेगा. क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में है. जब वो इंट्रासेलुलर स्पेस में जाएगा तो वो क्या करेगा? इन्फ्लक्स शो करेगा. सेम ऐसे ही हमारा कैल्शियम भी इन्फ्लक्स शो करेगा. सेम ऐसे क्लोराइड चैनल्स भी इन्फ्लक्स शो करेंगे. लेकिन अगर मैं बात करूँ पोटाशियम आयन की, तो पोटाशियम आयन हमारा इफ्लक्स शो करेगा. इफ्लक्स का मतलब है कि इंट्रासेलुलर स्पेस से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर आना. नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी इफ्लक्स शो करेंगे, लेकिन नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन जो है वो हमारे इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये इंट्रासेलुलर स्पेस में ही रहेंगे. इस चीज़ से आपको ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर ज़्यादा क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. और जो हमारा इंट्रा सेलुलर है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स जो हैं वो अंदर रहेंगे, वो सेल जो मेम्ब्रेन जो अभी मैंने आपको यहाँ दिखाई इंटरस्टिशियल सरफेस, इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे. इसीलिए अंदर क्या रहेगा? इंट्रासेलुलर साइड के अंदर जो है नेगेटिवली चार्ज्ड
जो आयन्स हैं वो ज़्यादा रहेंगे क्योंकि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन से प्रेजेंट है। इस कंडीशन को जब बाहर पॉजिटिव चार्ज हो और अंदर नेगेटिव चार्ज हो, इस कंडीशन के टाइम पर हम कहते हैं कि जो हमारी जो सेल है वो पोलराइज्ड है, मतलब हमारी सेल पोलराइज्ड है। न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन के आपने स्टेप्स पढ़े होंगे, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, लेकिन समझ नहीं आया होगा आज तक कि इनका मतलब क्या होता है। तो इस कंडीशन को, जहाँ हमारी सेल नॉर्मल है, इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये हमारी सेल क्या है, पोलराइज्ड है। ठीक है, पोलराइजेशन। स्टेप्स की अगर मैं बात करूँ, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन के स्टेप्स की बात करूँ, तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के बाद होता है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के बाद होता है रीपोलराइजेशन, एंड आफ्टर दैट हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ पोलराइजेशन की। तो अभी मैंने आपको बताया पोलराइजेशन, ये जो कंडीशन थी ये वाली, इसमें हमारी सेल पोलराइज थी। अभी जो मैंने बताया कि अगर हम पोलराइजेशन कंडीशन के ऊपर वोल्टेज चेक करें अक्रॉस बोथ पोल्स, तो पोलराइजेशन कंडीशन के ऊपर हमारी वोल्टेज होती है -70 MV मिलीवॉट। ठीक है, इसका मतलब है ये हमारी क्या है, पोलराइजेशन पोजीशन है, -70 मिलीवॉट। इस टाइम पर देयर इज एट दिस कंडीशन, इस कंडीशन की बात करूँ, इस कंडीशन के ऊपर देयर इज़ नो इनफ्लक्स और इफ्लक्स, मतलब ना तो आयन्स हमारे इंट्रासेलुलर साइड मूव करेंगे, ना हमारे आयन इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रासेलुलर की साइड जाएंगे, ना तो इनफ्लक्स होगा और ना ही इफ्लक्स होगा इस कंडीशन पे। इसका मतलब हमारी जो सेल है वो क्या है, रेस्टिंग कंडीशन पे है। दैट्स वाई -70 मिलीवोल्ट को ही हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, इसी को ही हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, ये थी हमारी पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के बाद सेकंड स्टेप होता है हमारा डीपोलराइजेशन का। पोलराइजेशन के बाद ना कि सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब है एक्साइटेशन। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स वाली जो वीडियो थी, इससे लास्ट वीडियो जो थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक्साइटेशन हो रही थी, तो वहाँ भी मैंने डीपोलराइजेशन वर्ड का बताया था इसके बारे में। तो डीपोलराइजेशन के अंदर क्या होते हैं, जो सोडियम आयन है, सोडियम जो आउटसाइड थे, उनका क्या होता है, उनका इन्फ्लक्स होता है और वो क्या करते हैं, अंदर की साइड आना शुरू कर देते हैं, हमारी सेल के अंदर की साइड एंट्री करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये जो सोडियम है, इनका इन्फ्लक्स होना शुरू होता है और ये क्या करते हैं, ये इन्फ्लक्स शो करते हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये होगा कि सोडियम चैनल क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। यहाँ पर क्या हो गया, डीपोलराइजेशन के अंदर सोडियम चैनल ओपन हो गए। सोडियम चैनल ओपन जो है वो 2 स्टेप में होते हैं। ये मैं 2 टाइप नहीं बता रही हूँ, 2 स्टेप बता रही हूँ कि सबसे पहले स्लो डीपोलराइजेशन होता है एंड देन हमारा होता है फास्ट डीपोलराइजेशन। स्लो डीपोलराइजेशन का मतलब है जो हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -70 MV, वो क्या होता है, सोडियम चैनल ओपन होने की वजह से वो बढ़ जाता है और बढ़ के कितना होता है -60 MV, और ये बहुत स्लोली मूव करता है, बहुत धीरे से ये एक्साइटेशन होती है, इसको स्लो डीपोलराइजेशन। उसके बाद -60 MV पहुँचने के बाद अचानक फास्ट डीपोलराइजेशन होता है, बहुत सारे सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, सोडियम का इन्फ्लक्स होना शुरू हो जाता है और -60 MV हमारा पहुँच जाता है किस पर, +30 MV पर, +30 MV पर। डीपोलराइजेशन इस वर्ड का ही मतलब है क्या, कि एक्साइटेशन, कि एक्साइटेशन हो रही है, सोडियम चैनल ओपन हो गए, सोडियम चैनल रिस्पॉन्सिबल है एक्साइटेशन के लिए। आपको याद होगा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के अंदर हम सोडियम चैनल ब्लॉकर दे रहे थे क्योंकि हमें वहाँ पर एक्साइटेशन कम करनी थी।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ CVS की, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पर क्या होती है, जो मायोकार्डियल सेल्स हैं, जो मायोकार्डियल सेल्स हैं, इनके अंदर जब एबनॉर्मल एक्साइटेशन होती है, इनके अंदर जब नॉर्मल एक्साइटेशन होती है तो क्या होता है, अरिदमिया होता है। मतलब जो एंटी अरिदमियल है उसका मतलब ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी अरिदमिक ड्रग में, एंटी अरिदमिक ड्रग जो अरिदमिया को ट्रीट करेगी। अरिदमिया हो रहा है हमारा एक्साइटेशन की वजह से, एक्साइटेशन हो रही है सोडियम चैनल ओपन होने की वजह से, मतलब एंटी अरिदमिक ड्रग में हम क्या देते हैं, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। ये मैंने बात की CVS की। सेम अगर आप CNS की बात करते हो, वहाँ पर भी यही होता है। एपिलेप्सी में एबनॉर्मल एक्साइटेशन होती है ब्रेन में, जिसकी वजह से डिजीज़ होती है एपिलेप्सी। एबनॉर्मल एक्साइटेशन होती है इन ब्रेन, जिसकी वजह से होती है एपिलेप्सी। और एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए भी हम क्या करते हैं, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स ही देते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा +30 MV, इसी को ही हम कहते हैं, ये होता है हमारा एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक्शन पोटेंशियल कौन सा है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, डीपोलराइजेशन के दो ये इस तरीके से होता है, पहले स्लो डीपोलराइजेशन देन फास्ट डीपोलराइजेशन, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब है कि एक्साइटेशन हो गई है, अब हमारी जो सेल है वो वापस अपनी पोलराइज्ड कंडीशन में आ रही है, पोलराइजेशन हो रहा है, लेकिन अब दोबारा हो रहा है, तो इसका नाम हो गया रीपोलराइजेशन। तो यहाँ क्या होता है, रीपोलराइजेशन के अंदर हमारा जो +30 MV एक्शन पोटेंशियल पहुँच गया था, वहाँ से ये वापस कहाँ जाता है, पोलराइज्ड स्टेट में -70 MV में। लेकिन इस रीपोलराइजेशन के टाइम पर जो पोटाशियम चैनल होते हैं वो ओपन होते हैं, पोटाशियम चैनल ओपन होते हैं, मतलब पोटाशियम का क्या होता है, इफ्लक्स, इंट्रासेलुलर स्पेस से एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस की साइड पर क्या होते हैं, पोटाशियम चैनल जाते हैं। अगेन पोलराइजेशन वाली कंडीशन आ रही है, तो हम इसको नाम दे रहे हैं रीपोलराइजेशन। इस तरीके से होता है ये हमारा -70 MV जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। सबसे पहले ये -60 तक जाता है, मतलब जो मैंने आपको बताया कि स्लो डीपोलराइजेशन, तो यहाँ स्लो डीपोलराइजेशन हो रहा है। स्लो डीपोलराइजेशन होने के बाद अचानक क्या होता है, फास्ट डीपोलराइजेशन होता है और हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुँच जाता है 30 MV तक, और ये होता है हमारा एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, +30 पहुँच जाता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा वापस से रीपोलराइजेशन वाली कंडीशन आती है, एंड ये वापस क्या होता है, -70 के पास पहुँचता है। तो इस तरीके से क्या होती है, कर्व चलती रहती है। यहाँ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, -70 ये होता है हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, +60 मैं 30 बता देती हूँ, 30 आपको बता चुकी हूँ। 30 होता है हमारा एक्शन पोटेंशियल, एंड जो -60 होता है, -60 होता है हमारा थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल, इस कंडीशन पर हमारे सडन जो है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज़ होता है, सडन हमारा डिस्चार्ज होता है, सोडियम का ज़्यादा होता है, और एक्शन पोटेंशियल हमारे क्या होते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद रीपोलराइजेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है, जो लास्ट स्टेप आती है, वो आती है हमारी हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन, जैसे डीपोलराइजेशन को आप एक्साइटेशन कह रहे थे, वैसे हाइपर पोलराइजेशन को आप इनिबिशन कह सकते हैं। मतलब क्या है, इसके अंदर जब हमारे ब्रेन को रिलैक्स करना होता है, रेस्ट करना होता है, या मैं कहूँ कि रात को सोने के टाइम पर, उस टाइम पर क्या होता है, हमारा ब्रेन हाइपर पोलराइजेशन कंडीशन में होता है, रेस्ट की कंडीशन में होता है। इस टाइम पर क्लोराइड चैनल्स ओपन होते हैं, क्लोराइड चैनल्स ओपन होते हैं, तो मतलब क्लोराइड का क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है,
इनफ्लक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से इंट्रा सेलुलर स्पेस की तरफ हमारे क्लोराइड चैनल क्या करते हैं, मूव करते हैं। मतलब जो -70 MV था वो क्या होता है, वो और नेगेटिव चला जाता है, और माइनस में चला जाता है। ठीक है, इस टाइम पर जितने भी इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जितने भी इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इन सब का क्या होता है, रिलीज़ होता है। जैसे हमारे गाबा, ग्लाइसिन, ये सारे हमारे एक्ट करते हैं हाइपरपोलराइजेशन के लिए। मेन रोल जो होता है गाबा का, वो क्या करता है, ये क्लोराइड चैनल को क्या कर देता है, मतलब अगर कम क्लोराइड चैनल ओपन हो रहे हैं तो आप समझ रहे हो कि ये आपको सेडेटिव एक्शन दे रहे हैं लेस क्लोराइड चैनल के ऊपर। लेस क्लोराइड चैनल ओपन होने का मतलब है सेडेटिव एक्शन है कि आप शांत महसूस करेंगे, रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। अगर इंटरमीडिएट क्लोराइड चैनल ओपन हो गए, मतलब हाइपरपोलराइजेशन हो रही है और ज़्यादा हो रही है, इंटरमीडिएट अगर क्लोराइड चैनल ओपन हो गए, गाबा का रिलीज़ थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, तो ये हिप्नोटिक का एक्शन कर सकते हैं। मतलब अब आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी, आप इतने ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करेंगे। आप समझ रहे हो कि अगर और ज़्यादा क्लोराइड चैनल ओपन हो गए तो क्या होगा, कोमा की कंडीशन आ सकती है। मतलब आप इतने रिलैक्स हो गए कि बहुत ज़्यादा। ठीक है, जितने भी सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स होते हैं, अगर इनको हाई डोज में दे दे तो बोलते हैं कि ये हमें प्रॉब्लम कॉज करते हैं। तो वो प्रॉब्लम यही है कि ये इतने ज़्यादा हाइपरपोलराइजेशन कॉज कर देते हैं कि कोमा की कंडीशन आ सकती है, या हो सकता है कि बंदा 3-4 दिन तक सोता ही रहे। तो इसीलिए है कि क्लोराइड चैनल अगर मैक्सिमम ओपन हो गए तो वो कोमा कॉज कर सकते हैं। हमारी एक ड्रग होती है अल्प्राजोलम, ये ड्रग जो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक कैटेगरी की ड्रग है, जिसको हम एज ए सेडेटिव यूज़ करते हैं, स्लीपिंग पिल्स होती हैं। ये क्या करती है, ये क्लोराइड चैनल को, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही होता है क्लोराइड चैनल को ओपन करना। ठीक है, कैसे करती है, ये ड्रग फोर्सफुली बाइंड करती है टू द गाबा के साथ फोर्सफुली बाइंड करती है। और गाबा हमारा जो है इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये क्या करता है, रिलैक्सेशन करा देते हैं। ठीक है, नाउ ये थी हमारी, अगर मैं बात करूं कि एबनॉर्मल एक्साइटेशन हो रही है, अगर एक्साइटेशन हो रही है मतलब डीपोलराइजेशन हुआ, वापस रिपोलराइजेशन होगा, कंडीशन नॉर्मल है, कोई नहीं है। लेकिन अगर एबनॉर्मल एक्साइटेशन हो रही है तो क्या होगा, हमारा जो डीपोलराइजेशन हुआ सडन, इस तरीके से ग्राफ हमारा बनेगा, मतलब एबनॉर्मल डीपोलराइजेशन होगी। इस कंडीशन को हम कहते हैं एपिलेप्सी। और एपिलेप्सी में जो हम ड्रग लेते हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, उनके अंदर हमारा जो मेन टारगेट होता है वो यही होता है कि सोडियम चैनल को ब्लॉक करना और क्लोराइड चैनल को ओपन करना, ताकि हमें क्या मिले, रिलैक्सेशन मिले, हाइपरपोलराइजेशन भी क्या हो, फेज़ आए, हाइपरपोलराइजेशन की भी फेज़ आए। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ आपको जो याद रखना है कि हार्ट के अंदर क्लोराइड चैनल नहीं होते हैं। हार्ट डोंट हैव क्लोराइड चैनल, हार्ट के अंदर क्लोराइड चैनल नहीं होते हैं। अगर हार्ट के अंदर क्लोराइड चैनल होते तो आप सोच के देखो, आपने कोई भी सेडेटिव ड्रग ली, ब्रेन के साथ साथ आपका हार्ट भी काम करना बंद कर देता। लेकिन हार्ट एक ऐसी चीज़ है जो काम करते रहे तो आप काम करते रहेंगे, अदरवाइज़ आपका भी काम कुछ नहीं। तो हार्ट के अंदर क्लोराइड चैनल नहीं होते, फिर भी हार्ट के अंदर हाइपरपोलराइजेशन होती है। और उसके लिए जो आयन रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब हार्ट की हाइपरपोलराइजेशन के लिए जो आयन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो पोटाशियम आयन का इफ्लक्स होता है, पोटाशियम चैनल ओपन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट के अंदर भी हाइपरपोलराइजेशन होती है। ठीक है, ABCD तो आपको आती होगी, यहाँ से आप याद रख लेना, ABCDEFGHI। इनको मैंने इसलिए बड़ा करा है ताकि ये समझ सके कि डीपोलराइजेशन का मतलब है एक्साइटेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन का मतलब है इनहिबिशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन मतलब एक्साइटेशन हो रही है, एक्साइटेशन होने वाली सोडियम चैनल की वजह से। तो यहाँ हमने क्या चीज़ देखी, यहाँ हमने देखा कि सबसे पहली जो फेज़ थी पोलराइजेशन,
उस टाइम पर हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -70 MV, जिसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देन होता है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है एक्साइटेशन। एक्साइटेशन में क्या होता है, -70 से चला जाता है +30, लेकिन ये जाता है दो फेज़ में, स्लो डीपोलराइजेशन, फास्ट डीपोलराइजेशन। स्लो में पहले जाता है +60 जो हमारा -60 जो हमारा थ्रेशहोल्ड होता है, एंड देन +30 जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। डीपोलराइजेशन के वापस सेल रिकवर करती है, रीपोलराइजेशन की फेज़ आती है। रीपोलराइजेशन में क्या होता है, वापस से ये -70 तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट फेज़ होती है हमारी हाइपर पोलराइजेशन, जिसके अंदर माइनस जो है और माइनस में जाता है। इस फेज़ में इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज़ होता है, और ये होते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर की टाइप्स, मतलब किस तरीके से जो है न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करते हैं, कैसे और कौन सी जो है एक्साइटेशन और इनहिबिशन का क्या क्या इफेक्ट है। अब उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है हमारा कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ कैसे होते हैं। रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ये तो आपको पता ही है कि हमारी सेल जो हमारी न्यूरॉन है उसके अंदर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। थ्रू साइनेप्स ये क्या करते हैं, हमारे एक्ट करते हैं अपने रिसेप्टर पे और एक्शन शो करते हैं। मान लीजिए यहाँ मैं जो न्यूरोट्रांसमीटर की बात कर रही हूँ, मैं नोर एड्रेनालिन की बात कर रही हूँ। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये रिस्पॉन्सिबल होता है अवेकफुलनेस के लिए, या मैं कहूँ अलर्टनेस के लिए। अगर अलर्टनेस आपको इंक्रीज़ करनी है, अलर्टनेस अगर बढ़ानी है, तो आपको नोर एड्रेनालिन का करना कंज्यूम करना पड़ेगा। मतलब नोर एड्रेनालिन रिस्पॉन्सिबल होता है अलर्टनेस के लिए। मान लीजिए ये है हमारे नोर एड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर, लेकिन ये न्यूरोट्रांसमीटर, और अगर ये इस न्यूरॉन के अंदर है तो ये न्यूरॉन कौन सी हो गई हमारी, एड्रीनर्जिक न्यूरॉन। एड्रीनर्जिक न्यूरॉन है जिसके अंदर हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है नोर एड्रेनालिन, लेकिन ये ऐसे ओपन नहीं होता है, ये एक साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या होता है, बाउंड होता है। ठीक है, साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, हमारा बाउंड होता है। ये साइनेप्टिक वेसिकल, नोर एड्रेनालिन होना क्या है, नोर एड्रेनालिन आएगा, रिलीज़ होगा यहाँ पर। जैसे ही ये आएगा यहाँ पर क्या होगा, फ्यूज़ करेगा इस मेम्ब्रेन के साथ, ये साइनेप्टिक वेसिकल कोलैप्स करेगी, यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा नोर एड्रेनालिन और बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ और क्या करेगा, अपना एक्शन शो कर देगा। यही होता है, लेकिन ये डायरेक्ट ऐसे एक्शन शो नहीं करता, इतना सिंपल ये नहीं होता। इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होते हैं हमारे इस न्यूरॉन के ऊपर। ये होते हैं हमारे एन टाइप कैल्शियम चैनल। एन से होता है हमारा मतलब न्यूरोनल टाइप, एन स्टैंड कर रहा है न्यूरोनल के लिए। न्यूरोनल टाइप कैल्शियम चैनल होते हैं और ये वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल होते हैं। वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल होते हैं। होता क्या है, जैसे ही वोल्टेज आएगी तो ये जो चैनल, क्योंकि वोल्टेज डिपेंडेंट है तो वोल्टेज आने पर ही एक्टिवेट होंगे, ये चैनल ओपन होंगे। और जैसे ही ये चैनल ओपन होंगे यहाँ से कैल्शियम का जो है इनफ्लक्स शुरू हो जाएगा, कैल्शियम हमारा एंटर करेगा। ये कैल्शियम जो आया, ये कैल्शियम हमारा फ्यूज़ करता है साइनेप्टिक वेसिकल के साथ और इसको मूव कराता है टू द सरफेस पर आकर फिर ये फ्यूज़ होती है एंड देन हमारा एड्रेनालिन का रिलीज़ होता है। मतलब जो भी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है उसका रिलीज़ होता है, वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और एक्शन शो करता है। ठीक है, मतलब एक्सोन ने वोल्टेज जनरेट किया साइनेप्स में, कैल्शियम चैनल ओपन हुए, कैल्शियम चैनल की एंट्री हुई, कैल्शियम की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब जब अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गई तो हमारी साइनेप्टिक वेसिकल जो है वो फ्यूज़ करेगी मेम्ब्रेन के सेल के साथ, तब हमारा रिलीज़ होगा न्यूरोट्रांसमीटर का एंड एक्शन शो होगा, मतलब अलर्टनेस आएगी हमारे अंदर। ठीक है, तो ये जो है कंडीशन होती है। यहाँ पर आपको पता होगा
ये मैं बात कर रही थी एड्रीनर्जिक न्यूरॉन की, मतलब एक न्यूरॉन एक टाइप के ही जो है न्यूरोट्रांसमीटर को रखती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे यहीं मैंने बताया कि एड्रीनर्जिक न्यूरॉन है, मतलब आपको पता लग जाना चाहिए कि इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो कौन सा होगा, नोर एड्रीनलिन, ठीक है। सेम कोलिनर्जिक न्यूरॉन है, तो इसके अंदर हमारा न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा रिलीज़ होगा, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। होता क्या है, जो एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जब वो रिलीज़ होता है, रिलीज़ होने के बाद वो बाइंड करता है ब्लड वेसल्स के साथ, एंड ब्लड वेसल्स के साथ बाइंड करके वो क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कोज करता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है ब्लड वेसल हमारी क्या हो रही है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है। अगर ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है तो आप समझ रहे हो कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कंडीशन क्या हुई, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की। लेकिन एसिटाइल कोलिन का एक्शन ब्लड प्रेशर बढ़ाना नहीं होता है। एसिटाइल कोलिन जो है ये हमारा एक वैसोडाइलेटर है, ठीक है। लेकिन एक्शन दे रहा है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, एसिटाइल कोलिन है वैसोडाइलेटर। इस चीज़ से हमें क्या पता चला कि मेन न्यूरोट्रांसमीटर जो एसिटाइल कोलिन था, इसके अलावा एक और ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर या एक और ऐसा कंपाउंड या रिलीज़ होता है मेन न्यूरोट्रांसमीटर के साथ, जो क्या करता है, एक्शन देता है, ठीक है। मतलब इसी के साथ जो रिलीज़ हो रहा है वो एक्शन दे रहा है। यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में पता लगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ होता है along with the main neurotransmitter एसिटाइल कोलिन, ठीक है। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये बाइंड करता है टू द M3 रिसेप्टर ऑफ ब्लड वेसल्स। जो हमारी ब्लड वेसल है उसके M3 रिसेप्टर के साथ हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बाइंड करता है और कोज करता है वैसोडाइलेशन। मतलब ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा था, यहाँ ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन था, यहाँ वैसो डाइलेशन है, ठीक है। मतलब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये मेन न्यूरोट्रांसमीटर के साथ रिलीज़ हो रहा है, लेकिन ये मेन न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये है हमारा को ट्रांसमीटर। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं को ट्रांसमिशन। आई होप आपको समझ आया होगा कि को ट्रांसमिशन होते क्या है, ठीक है। तो जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर के साथ रिलीज़ होते हैं और अपना इफेक्ट शो करते हैं उनको हम बोलते हैं को ट्रांसमीटर, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं को ट्रांसमिशन, ठीक है। कुछ को ट्रांसमीटर्स के मैं एग्जांपल्स बताती हूँ। ये जो को ट्रांसमीटर्स होते हैं ये सेम साइनेप्स के ऊपर एक्ट करते हैं, सेम साइनेप्स से, लेकिन इनकी जो साइनेप्टिक वेसिकल अलग होती हैं। मतलब जैसे यहाँ पर एड्रेनलिन था, यहीं पर साइनेप्स, इनकी जो साइनेप्टिक वेसिकल है वो अलग रहेगी। जैसे यहाँ मान लीजिए हमारा हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड, तो ये मेन न्यूरोट्रांसमीटर के साथ रिलीज़ करके अपना एक्शन शो करेगा, ठीक है। लेकिन इसकी जो साइनेप्टिक वेसिकल है वो अलग होगी, सेम साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर ये लाई नहीं करते हैं। कुछ को ट्रांसमीटर के एग्जांपल जैसे सब्सटेंस पी जो पेन स्प्रेड करता है, NPY, VIP, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एक अभी बताया नाइट्रिक ऑक्साइड, ATPs, ये सारे क्या है हमारे को ट्रांसमीटर के एग्जाम्पल हैं। NPY का मतलब होता है न्यूरोपेप्टाइड, इनका एक्शन होता है ये गाबा की बाइंडिंग को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और जो VIP होते हैं ये होते हैं वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, वैसो एक्टिव
इंटेस्टाइनल पेप्टाइड्स, ठीक है। सेम एटीपीज़ क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के। तो इस तरीके से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज़ होता है इस, और ये फंडा है हमारा को ट्रांसमीटर का, और जो हमारे न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन है उसके स्टेप्स, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। और पिछली वीडियो जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के ऊपर थी वो ज़रूर देखिएगा। तो यहीं तक था न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन के बारे में, कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, कितना एक्शन पोटेंशियल होता है, कौन सा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, कितना होता है, ये सब आपको इसमें अच्छे से समझ आएगा, इसके स्टेप्स समझ आएंगे। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू।